एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं AWES के लिए जो TGT है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें जो चैप्टर था मैटर, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। काफ़ी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है। क्विक रिव्यू करके तुरंत हम टॉपिक पर आगे की तरफ चलेंगे। हमने देखा था कि जो पदार्थ है हमारे आसपास, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, इसमें से कुछ स्थान घेरती हैं और कुछ के द्रव्यमान होते हैं। वो हमने देख लिया था, मैटर जो ऑक्युपाई करते हैं स्पेस या इनके द्रव्यमान होते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखा था, यानी भौतिक आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण था वो हमने देखा था। ठोस, लिक्विड और आपका गैस वाला जो स्टेट था वो हमने देखा था। ये बाकी प्लाज्मा के बारे में मुझे आप सबके साथ में डिस्कस करना है, वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। फिर मैंने फ्लूइड आपको बता दिया था कि लिक्विड और गैस जो है उनको हम फ्लूइड यानी जो तरल है वो हम बोलते हैं। सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, गैस में थोड़ा क्या काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा ठोस में होगा, लिक्विड में इससे कम और गैस में सबसे ज्यादा कम, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर है। इसके बाद हमने देखा था जहां पर ठोस के बारे में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, द्रव के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, गैस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ये भी देखा पदार्थों की भौतिक अवस्था जो है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, वो हमने देख लिया कि भैया ऐसा है पानी से कब बर्फ बन जाएगा और कब आपका जो है भाप बन जाएगा, वो हमने यहाँ पर देखा। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक जो गुण हैं वो हमने देख लिया, और पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो भी हमने देख लिया। ये सारे पॉइंटर्स हमने देख लिए। मेल्टिंग पॉइंट या जो गलनांक है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट या कथनांक जो है वो क्या होता है, उधर्वपातन या जो सब्लिमेशन है वो क्या होता है, और दाब परिवर्तन पर जो प्रभाव होगा वो भी हमने देख लिया, वो हमने देख लिया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया था किस तरीके से आप जो है ठोस से आप लिक्विड की तरफ जाएंगे, लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे, वो हमने देख लिया। वाष्पीकरण या जो इवापोरेशन होगा वो हमने देख लिया। और इसके बाद अगर आप देखोगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हमने देख लिया था। हैंग हो रहा है, हाँ, यहाँ पर हमने देखा था। और इसके बाद रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हमने देखा था, किस तरीके से आप उसमें जो एलिमेंट है, जो है तत्व है, फिर उसके बाद से मेटल और नॉन मेटल है। आज मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट है। और इसके बाद अगर आप जाते हो तो आपका जो कंपाउंड है वो हमने देखा। साथ के साथ में जो है मिक्सचर के बारे में हमने बात करी थी, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये जो अभी आपका है। एक चार्ट में टेबल जो है वो आज मैं बनवा दूंगी ताकि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो कहीं ना कहीं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपका प्योर एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, वो हमने देख लिया। मिक्सचर जो है वो हमने देख लिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और उसके बाद से जो सोल्यूशन है वो हमने डिस्कस किया था। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर में दो चीज़ें थी, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और क्रिस्टलाइजेशन हमने डिस्कस किया था। वाष्पीकरण, आसवन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। इसमें दो चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, एक डिस्कस करना था क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है ऑस्मोसिस। ये डिस्कस करने के बाद मैं आपको ना एक जो पूरा चार्ट है पहले मैं वो समझा देती हूँ, और उस समझाने के बाद फिर मैं मेटल, नॉन मेटल और इन सारी चीज़ों पर ज़रा मैं थोड़ा सा चलूंगी, और उसके बाद फिर हम जो सोल्यूशन है, जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ज़रा, है ना। तो ज़रा चलते हैं ज़रा। इसके लिए जो डिस्टिलेशन था, इसके बाद एक टॉपिक था जो मुझे लिखना था और आपको बताना था, ज़रा वो टॉपिक लिखेंगे। लिख लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर लिखेंगे ज़रा, क्रोमेटोग्राफी। अब तो क्रोमेटोग्राफी में अगर आप चलेंगे, इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को, इस विधि का प्रयोग को अलग करने, तो इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को, जो विलेय पदार्थ होंगे उनको अलग करने में होता है। उन पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ध्यान से देखेंगे जरा, जो एक ही एक ही प्रकार के, अगर आप देखेंगे जरा, लिखेंगे जरा, एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ठीक,
इसके अलावा जो उदाहरण है जरा उनके बारे में देखेंगे जरा हम। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग डाई के अंदर में, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है, अब जब फेस्टिवल का टाइम आता है, जिस भी कलर के जो कपड़े चाहिए होते हैं, जब भी वुमेन्स को अगर आपने देखा होगा तो वो जो ना व्हाइट कलर का ही कपड़ा लेते हैं और उस पर कई अलग अलग कलर के जो डाई है वो कई बार करा लेते हैं, है ना। तो कभी भी आप कपड़ों के बाहर जो मैचिंग सेंटर्स होते हैं उनके पास वो डाई करने की वो सुविधा होती है, जिस भी कलर का आप कपड़ा उनको दोगे वो कहीं ना कहीं उसको डाई कर देंगे। तो डाई में रंगों को पृथक करने के लिए लिखेंगे जरा, डाई में, डाई में रंगों को पृथक करने में। दूसरा वाला पॉइंट जरा लिखेंगे जरा, रक्त में नशीले ड्रग्स को पृथक करने में, रक्त में को पृथक करने में। तो रक्त में नशीले पदार्थ को पृथक करने में, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद जरा बात करते हैं, जरा नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ, तो ऑस्मोसिस में अगर हम चलेंगे जरा, इसमें लिखेंगे जरा परासरण। हम्म परासरण के लिए, जब दो विभिन्न सांद्रताओं के विलयन और अर्ध परामगय झिल्ली से अलग किए गए हों तो विलायक के जो अणु हैं वो कई बार झिल्ली को पार कर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, किशमिश को अगर आप पानी में डाल देंगे तो धीरे धीरे जो किशमिश है ना वो कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। यानी उसके अंदर जो एक तरीके से ना आप समझ सकते हैं कि जो है वो एक झिल्ली जैसा होगा और वहां से धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं आगे पानी जो है उसके अंदर फूलता हुआ सा चला जाएगा। तो लिखेंगे, जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन, यानी कि उनकी ना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है। कई बार ऐसा होता है कोई बहुत गाढ़ा होता है, कोई बहुत आम भाषा में समझा रही हूँ, कोई चीज़ बहुत गाढ़ी होती है और कोई चीज़ ऐसी जैसे ग्लिसरीन है बहुत गाढ़ा सा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं पानी को लूंगी तो वो कहीं ना कहीं कम गाढ़ा होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो लिखेंगे जरा, एक पॉइंट लिखिएगा, जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन, जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन, है ना, यानी इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो हम डाइल्यूट पढ़ते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ते हैं, भिन्न सांद्रताओं के विलयन, एक पारगम्य, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है से अलग किए गए हों, से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर ये अलग किए गए हों तो विलायक के अणु झिल्ली को पार करके, तो विलायक के अणु झिल्ली को पार करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विलायक के अणु है झिल्ली पार कर कम सांद्रता वाले विलयन से, कम कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी कौन सा ऐसा होगा जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की तरफ, तो अधिक सांद्रता की तरफ जाने वाले विलयन की ओर गतित करता है, वाले विलयन की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गति करता है, जो कि हमें यहाँ साफ साफ समझ में आता है। यह आपके पास क्या हो जाएगा, एक वैसी भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास में ऑस्मोसिस, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है।
अब चलते हैं जरा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था एक चार्ट बनाती हूँ मैं, उस चार्ट में ना बहुत सारे पॉइंटर्स है जो मुझे आप सबके साथ में डिस्कस करना है। तो चलते हैं जरा चार्ट की तरफ जरा चलेंगे, है ना। सबसे पहले अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया था मैटर के लिए, मैटर में मैंने आपको बताया भैया पदार्थ, और यहाँ पर इसी मैटर में अगर मैं आगे चलूंगी तो हमने ये डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, है ना। एक तो हो गया, अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर करूंगी तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, और दूसरा एक आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं यहाँ पर चलती हूँ जरा, ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया भौतिक वर्गीकरण। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भौतिक, और दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगा, जो केमिकल वाले को है, केमिकल वाले के लिए एक पॉइंट लिख देंगे जरा हम, वो पॉइंट लिखेंगे जरा, रासायनिक, रासायनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण। करेक्ट है। सॉलिड वाले में अगर यहाँ पर जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख जाएगा आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में जो चीजें आपको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा जरा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना है। तो फिजिकल में आपने लिखोगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हमने देख लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ये मेरे पास हो जाएगा ठोस, ये हो जाएगा आपका द्रव, और ये हो जाएगा मेरे पास गैस। इनकी अवस्थाएं जितनी भी थी वो मैं आपको बता चुकी थी। केमिकल क्लासिफिकेशन में और आगे बढ़ूंगी मैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में हम लिखेंगे प्योर और मिक्सचर, यहाँ पर जरा चलेंगे। ये हो जाएगा आपके पास में प्योर, यानी ये हो जाएगा शुद्ध, ये हो जाएगा मिक्सचर। तो ये हो गया, प्योर हो गया। इसके बाद अगर हम चलेंगे जरा आगे चलेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आता है एलिमेंट और कंपाउंड। इसी प्योर में हमें मिलता है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट यानी जिसको हम बोलते हैं तत्व, ये मेरे पास हो जाएगा कंपाउंड, ये हो जाएगा यौगिक, और यहां पर हो जाएगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस समांगी, समांगी मिश्रण, जैसे नींबू चीनी पानी आपको दिखता है ना, नींबू चीनी पानी एक तरीके से, बहुत तरीके से अच्छे से मिल जाएगा, उसके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे नहीं। ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसको हम अविषमांगी बोल सकते हैं, है ना। तो वो आपके पास, या असमांग मिश्रण बोल सकते हैं, असमांग मिश्रण। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी बचा, ये आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो कि मैटर हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक में सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आपको फिजिकल अपीयरेंस में दिख रहा है। केमिकल में आपके पास जाएंगे रासायनिक परिवर्तन, या केमिकली अगर हम देखें तो हमने देखा भैया एक प्योर होगा, एक मिक्सचर होगा। प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड, इसकी सारी डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, इसमें मुझे लगता नहीं कोई बहुत ऐसी चीज़ है जो मुझे बताने वाली बात है। और कंपाउंड में भी आप आगे चलकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको लिख सकते हैं। मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये चार्ट अपने पास में आप कहीं ना कहीं संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रही थी, एक मैं डिस्कस करना चाह रही थी सॉल्यूशन के बारे में, और साथ के साथ में सॉल्यूशन और इन सारी चीज़ों के बारे में, और इनके बाद में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज थी या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बट उससे पहले मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना, जरा मैं चलती हूँ प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ जो है ना, एक बारी वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जरा लिखेंगे जरा प्योर, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये प्योर सब्सटेंस, इनके बारे में जरा हम डिस्कशन करते हैं जरा। तो लिखेंगे जरा, टॉपिक का नाम लिखिएगा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में अगर आप देखोगे, यानी कि जो आपके पास में शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ का अभी चूंकि हमें साफ साफ हमें यहाँ पर दिख गया कि भैया शुद्ध पदार्थ के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, एलिमेंट दिख रहा है और आपके पास कंपाउंड दिख रहा है। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एक ही प्रकार के जो कण होंगे बने हुए पदार्थ, उनको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो लिखेंगे जरा, ये एक ही प्रकार के कणों से बने हुए पदार्थ होते हैं, ये एक ही प्रकार के बने हुए
यहाँ पर लिखेंगे जरा, एक ही पदार्थ के जो बने हुए कण या पार्टिकल से बने हुए, पार्टिकल से ये एक ही प्रकार के बने हुए कण या पार्टिकल से बने हुए पदार्थ है जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इसके अलावा उदाहरण आपके पास क्या क्या हो जाएगा, तांबा चांदी, उदाहरण तांबा चांदी, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, जो प्योर सब्सटेंस है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तांबा हो गया, चांदी हो गया, जल, ग्लूकोज, नमक, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तांबा हो गया, चांदी हो गया, और नमक भी आप कर सकते हैं, नमक भी छोड़ दीजिए, तांबा और चांदी लिख लीजिए, है ना, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो हमने ये कर लिया, एक ही प्रकार के बने हुए पार्टिकल से बने हुए होते हैं। अब इसके अंदर जो हमने देखा था, जैसे पानी भी है, पानी तो प्योर में आ जाएगा, वो आगे चलकर जो है एलिमेंट और कंपाउंड में जब वो बटेगा तब हमें समझ में आएगा कि जो पानी है वो आपका कंपाउंड हो जाएगा। अब इसके अंदर चूंकि एलिमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंदर में एलिमेंट और कंपाउंड तो हम पढ़ चुके हैं ना भाई। यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो तत्व है, ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी थी। जो कंपाउंड है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपाउंड, जैसे जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ देखेंगे ज़रा, मुझे मेटल और नॉन मेटल इसके अंदर डिस्कस करना है, वो मैं आगे इसीलिए बढ़ूंगी मैं। यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ पर ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना आपको, ये मैंने बताया था मेटल और नॉन मेटल, ये मुझे आपसे डिस्कस करना है। और तत्व क्या होते हैं ये भी देखिएगा ज़रा, ये हमने डिस्कस किया था कि ये जो तत्व है ये क्या होंगे, पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, उनको हम तत्व बोलते हैं। एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया है, और आपका जो कंपाउंड होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंटों से मिलकर ये बने हुए होते हैं। करेक्ट है। तो अब मैं आगे चलती हूँ ज़रा, जो मैंने चार्ट बनाया था इसी में ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एलिमेंट के अंदर कौन सा आ जाएगा, दो चीज़ें आ जाएंगी, मेटल और नॉन मेटल, मेटल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉन मेटल, यानी ये हो जाएगा आपके पास धातु, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, मेटल और नॉन मेटल। ये हो जाएगा आपके पास में, है ना। और ये आपको कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। मुझे जो आपसे डिस्कस करना है वो मैं मेटल और नॉन मेटल आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड में आपको बता चुकी हूँ। तो चलते जरा मेटल के बारे में ज़रा हम बात करेंगे। यहाँ पर मेटल्स, है ना। तो मेटल्स या धातुओं के बारे में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जनरली जितने भी मेटल हैं वो क्या हो जाएंगे, ठोस होते हैं, जनरली सॉलिड हो जाएंगे। और साथ के साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये सामान्यतः ठोस होते हैं। ये सामान्यतः क्या हो जाएंगे, ठोस, यानी कि जो सॉलिड है वो हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप चलोगे जरा नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे, धातुएं जो है कठोर और चमकदार होती हैं। धातुएं कठोर और चमकदार, शाइनिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा यहाँ पर, कि जो धातु होंगे वो आपके पास जो मेटल है ना वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा हार्ड हो जाएंगे। करेक्ट है। तो यहाँ से वो वाला समझ में आ जाएगा। और जो चमकदार है यानी कि ये आपके शाइनिंग हो जाएंगे। अगर आप देखो जितने भी धातु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो धातु जो हो जाएंगे ये आपके एक तो हार्ड हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। वो कैसे होगा वो जरा समझते हैं। जब ये हार्ड है यानी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जितने भी धातु वो सॉलिड है। मरकरी एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक तो ये हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, है ना। वो भी अभी मैं एक्सेप्शन भी यहाँ पर लिख दूंगी। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया ये सुचालक हो गए किसके, ऊष्मा के और विद्युत के। अगर ऊष्मा और विद्युत के अगर ये सुचालक हैं, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इसके लिए जरा ध्यान से समझते हैं। जो मेटल होते हैं या धातु होते हैं, इनके पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी मैं लिखवा दूंगी, मान लीजिए आपके पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होगा, अगर आप देखोगे तो ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 में अगर आप जाओगे तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन ये बहुत आसानी से दे ले जाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो जगह होती है उसको फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। या तो आप 3 दे दो या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो 3 इलेक्ट्रॉन को देना आसान होता है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 या 3 होते हैं, वो धातु कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। इसी वजह से ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, ऊष्मा विद्युत के जो ये सुचालक हो जाएंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे होंगे, क्योंकि ये ठोस हैं तो इनके पार्टिकल जो है वो अलग से अलग अलग जगह पे मूव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उनमें वाइब्रेशंस होती हैं। तो वो आपका जो है कहीं ना कहीं एक चीज गर्म होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, धीरे धीरे वो गर्म होता चला जाएगा। तो ये हो गए गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, इनके अंदर ना डक्टिलिटी और जो है आपका एक डक्टिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है और एक आता है आपका सोनोरस का। और फिर उसके बाद से जिसको हम बोलते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है तन्यता और अघात वर्धनीयता, है ना। होता क्या है कि इन धातुओं को आप पीट पीट के ना चादर की तरह आप बना सकते हो, पीट पीट के चादर की तरह। जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स आपने देखोगी, लोग गैरेज के ऊपर में, छतों के ऊपर में लगाते हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स लगाते हैं। तो धातुओं के अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप इसको पीट पीट के चादरों में आप बना सकते हो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, धातुओं को, ये एल्यूमिनियम की कॉपर की जो वायर है, इनको ना पतले पतले तारों में हम खींच सकते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। और इसके अलावा भी और अगर आप देखोगे तो जो मंदिर के अंदर जो घंटा होता है, आप जब बजाते हो आवाज आती है ना, तो सोनोरस होते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो मेटल में आपको मिल जाएंगी। करेक्ट है। तो जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा, जो मैंने अभी आपको बताया, धातुएं जो है वैद्युत और ऊष्मा की आपकी सुचालक होती है। तो लिखेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट, धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो जो धातुएं हो जाएंगी वो आपकी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया, डक्टाइल और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा, मेलेबल और डक्टाइल। तो लिखेंगे जरा, धातुएं जो अगर आघात वर्धनीय होती हैं, लिखेंगे जरा, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं जो है आघात वर्धनीय होती हैं, यानी कि जो है मेलेबल होती हैं। इसमें अगर आप जाओगे तो अर्थात पीट कर इनकी पतली चादर बना सकते हैं, अर्थात इनको पीट कर या शीट्स बना सकते हैं। तो अर्थात इनको पीट कर चादर या शीट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले पर आएंगे, धातुएं, अगर हम डक्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे जरा, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट पर अगर हम चलते हैं जरा, कि धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुएं इनको खींच कर, इनको हम क्या कर सकते हैं, खींच के हम इसमें क्या कर सकते हैं, तार जैसा वो कर सकते हैं। तो इनको लिखेंगे जरा, इनको खींच कर तार बनाए जा सकते हैं, इनको खींच कर तार
बनाए जाते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, ये सामान्यतः ठोस होते हैं या सॉलिड होते हैं। धातुएं जो है कठोर और चमकदार होती हैं, हार्ड और शाइनी होती है, चमकदार होती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं अघात वर्धनीयता या मेलेबल होती हैं, अर्थात इनको पीट कर चादर या शीट्स बना सकते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनको खींच कर तार में बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। इस तन्यता को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी दिख रहा है आपको? अब इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि ये जो धातुएं होती है ये सोनोरस होती हैं, यानी कि जो आवाज है वो कहीं ना कहीं होती है। तो जरा ये भी लिख लीजिएगा, जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जरा यहीं पर लिख देती हूँ। धातुएं इनसे आवाज उत्पन्न होती है। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका, सामान्यतः ठोस होती है, सॉलिड होती है, कठोर और चमकदार होती है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो गए, मेलेबल हो गए, इनको पीट कर शीट्स बना सकते हैं और इनको खींच कर तार बनाए जा सकते हैं। अब एक चीज और है, अब यहाँ पर एक्सेप्शन लिखेंगे। जो एक्सेप्शन था वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एक्सेप्शन में लिख दूंगी, यानी जो अपवाद है। मरकरी एक अकेला ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा धातु है जो मरकरी एक ऐसा धातु है मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि यहाँ पर चलेंगे। मरकरी एक ऐसा धातु है, हाँ यहाँ पर चलेंगे जरा। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि मैंने अभी आपको बताया था ये वाला पॉइंट कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये आपका अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। करेक्ट है। और बाकी सारे पॉइंटर बता ही दिया था। जो सिल्वर है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन क्योंकि सिल्वर इतना महंगा है कि उसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं जरा इसके एग्जाम्पल। अगर आपको लिखना हो, अगर धातुओं के एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। अगर आप देखोगे इनके मेटल्स में आप क्या क्या लिख सकते हो। एक आप लिखोगे सोना, चमकदार है। चांदी, चांदी, सिल्वर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यूज नहीं कर सकते। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक्सपेंसिव, एंड एक्सपेंसिव, महंगे इसलिए तार में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जो वो हो गए, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के बर्तन आपको दिख जाएंगे, एल्यूमिनियम के तार आपको दिख जाएंगे, कॉपर के बर्तन, कॉपर के तार, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं जरा नॉन मेटल या अधातुओं की तरफ, जरा चलते हैं जरा। तो अब आगे बात करेंगे नॉन मेटल अधातुएं। आगे चलते हैं जरा। धातु यानी कि जो नॉन मेटल्स है, मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेटल जो होंगे ना वो ब्रिटल होंगे। मतलब उनको अगर थोड़ा सा, अगर जैसे चौक है ना उस पर पिटाई करो तो वो थोड़ा सा टूट जाएगा। उस तरीके से इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि मेलेबल हो सके या डक्टाइल हो सके। ना तन्यता होगा, ना घातवर्धनीयता होगा, ना सोनोरस होगा, ना आवाज़ आएगी, और ना आपका जनरली जो है वो ठोस में होगा। केवल कुछ एक्सेप्शंस भी इनके एग्जिस्ट करते हैं,
जो कि आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे। तो ज़रा चलते, ज़रा इनके लिए लिखेंगे ज़रा। अधातुएं मुलायम व भुरभुरी होती हैं, लिखेंगे ज़रा। अधातुएं अधातुएं मुलायम एवं भुरभुरी होती हैं। यहाँ पर चलेंगे, जो अधातु हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, मुलायम और भुरभुरी हो जाएंगी। फिर हल्के प्रहार से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुरभुरी का मतलब होता है ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर, आसानी से टूट जाएंगे। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप चलेंगे जरा नेक्स्ट वाले पर, अधातुएं जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये आपके विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमें समझ में आ गया। तो अधातुएं मुलायम और भुरभुरी होती है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम चलेंगे ज़रा और पॉइंटर्स पे ज़रा हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ज़रा आपका कि जो है ये भी आपके पास सेम ना मेलेबल होंगे ना ही ये डक्टाइल होंगे। तो लिखेंगे ज़रा कि अधातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं होती। तो यहाँ पर अधातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं होती है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने भी आपको बताया ना, इनको पतले पतले शीट्स में वो कर सकते हैं, पीट पीट के शीट्स में कर सकते हैं, ना ही जो है वो पतले तारों में इनको कहीं ना कहीं खींच सकते हैं। ये आदि गुण नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा सोनोरस नहीं होंगे, दे विल नॉट बी सोनोरस, दे विल नॉट बी सोनोरस, यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे, ध्वनि ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रा देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल जो अधातु हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल में आपके पास कौन कौन सा आ जाएगा। अब नॉन मेटल में वो हो जाएंगे जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकते हैं, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लिखेंगे ज़रा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। करेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब एक काम करते हैं ज़रा, इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे डिस्कस करना है, ज़रा मुझे डिस्कस करना था, ज़रा वो मैं बता देती हूँ। इनके जो अपवाद है ना, ज़रा मैं वो भी डिस्कस करना चाह रही थी आपसे, तो वो वाले पॉइंट भी जो है वो कर लेती हूँ आपके साथ में। जैसे मैंने आपको ना एक उसके बारे में बताया था, मरकरी के बारे में, ज़रा ये ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं बता रही थी, उसी के हिसाब से यहाँ पर बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा ज़रा। मैंने आपको अपवाद में बताया ना, जैसे ये सामान्यतः ठोस होते हैं। सामान्यतः ठोस इसीलिए बोला गया क्योंकि 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि ये ठोस होगा। इसका जो अपवाद है वो ये होगा कि मरकरी जो है ना, एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर पाया जाएगा। करेक्ट है। फिर अधातु जो है सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा जरा। ये जो है मुलायम और भुरभुरी होगी, और इसमें एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, ये सामान्य तापमान पर तीनों अवस्था में पाया जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट लिख लेती हूँ। नॉन अधातु अधातु सामान्य अवस्था पर, सामान्य तापमान पर तीनों अवस्था में पाया जाता है।
है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य अवस्था में पाया जाएगा। अब इसके पास में ठोस में हो जाएगा कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, ठोस में कार्बन सल्फर फॉस्फोरस। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास में ठोस। इसके बाद से द्रव में आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और आपके पास गैस में अगर आप चलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखेंगे जरा, हाइड्रोजन तो ये हो गया। अधातु जो है सामान्य तापमान पर तीनों अवस्था में पाया जाएगा। ठोस में हो गया कार्बन सल्फर और फॉस्फोरस जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर कर लेंगे जरा फॉस्फोरस। करेक्ट है, तो ये आपके पास हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे जरा, कुछ और भी पॉइंटर्स हैं जरा वो भी मैं डिस्कस करना चाह रही थी। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं। अब इसमें से अगर आप देखोगे अघातवर्धनीयता, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे, यहाँ पर चलेंगे जरा कि आपका ये वाला पॉइंट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अघातवर्धनीयता के बारे में डिस्कस किया था, यानी मेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। सोने को अगर आप देखोगे तो सोना जो है ना वो बहुत अच्छा मेलेबल वो है, क्योंकि सोना जो है पत्थरों के अंदर, चट्टानों के अंदर में जो है वो पाया जाएगा, उसको पिघलाया जाएगा, फिर नया सोना जो है बनता है। पुराना सोना जो है इंडिया में अगर आप देखेंगे, लोग सबसे ज़्यादा निवेश जो है, मैक्सिमम जो निवेश है वो गोल्ड में करते हैं। पूरे वर्ल्ड का काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व इंडिया में गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड, पुराना भी गोल्ड लेकर जाएंगे तो दुकान वाला इसीलिए ले जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेलेबिलिटी का जो है वो काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है। तो लिखेंगे सोना सबसे अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, सोना सबसे अच्छा अघातवर्धनीयता। यहाँ पर लिख सोना, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सोना यानी कि गोल्ड, जिसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सोना सबसे अच्छा, सबसे अच्छा अघात नियता। यहाँ पर अगर चलेंगे जरा, अघात वर्धनीयता जो है, अघात वर्धनीयता धातु है। करेक्ट है, तो सोना जो है सबसे अच्छा जो अघात वर्धनीयता धातु, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर अगर आप चलेंगे जरा, सोना जो है सबसे ज्यादा तन्य धातु भी है, ये भी पॉइंट लिखेंगे। सोना पतले पतले तार में खींच सकते हैं, सबसे ज्यादा तन्य डक्टाइल धातु है, इसको खींचकर पतले तारों में बदल सकते हैं। इतनी क्षमता होगी इसके अंदर, तभी तो कान के जो टॉप्स हैं, सारी चीजें ये सब कहीं ना कहीं बन जाता है। और यहाँ पर अघात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी लिख देती हूँ। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। किसके अंदर लिख रहे हैं, ये सब धातुओं के अंदर लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि नेक्स्ट है जो चमकीलापन जो होगा ना, वो आपके पास जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, और धातुएं चमकीली नहीं होती। तो उनके लिए एक पॉइंट लिखिएगा कि आयोडीन जो है चमकीला अधातु है। यहाँ पर लिखेंगे जरा, यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे आयोडीन। अपवाद में आप लिखिएगा जरा, अपवाद, यहाँ लिखेंगे आयोडीन चमकीला अधातु है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाइन करना। यानी कि जनरली क्या होता है, जो धातुएं होती हैं वही चमक रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो सारे। तो अपवाद में हो जाएगा आयोडीन जो हो जाएगा वो आपके पास चमकीला अधातु हो जाएगा। आगे चलेंगे जरा, कठोरता में जनरली अगर आप देखोगे तो जितने भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं जो कि आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो आसानी से कट जाते हैं। तो जरा चलेंगे जरा, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ मेटल में हम लिख रहे थे उसी अपवाद में, यहाँ पर जहाँ मेटल लिखा था हमने,
यहाँ धातुओं के अंदर में एक्सेप्शन या अपवाद लिखा था, इसी के अंदर एक पॉइंट और हमें ऐड करना है, ज़रा वो लिखेंगे ज़रा यहाँ पर। ये भी एक अपवाद है, अपवाद। सामान्यतः धातु कठोर होता है, परंतु यहाँ पर जो आपको दो चीजें मिलेंगी, सोडियम और पोटेशियम लिखेंगे। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर चलेंगे जरा। सोडियम और पोटेशियम, धातु जो है वो कठोर होता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम को अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आएगा, ये नरम होते हैं, नरम यानी सॉफ्ट होते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम जो है वो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, जिनको हम चाकू से, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो लिखेंगे इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चाकू से काटा जाता है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम चलेंगे जरा, नेक्स्ट है चालकता में। अगर हमने देख लिया था चांदी सबसे अच्छा कुचालक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कुचालक में हीरा जो है। जैसे अगर हमें समझ में आता है कि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर दो पॉइंट लिख सकते हैं। हीरा जो है ऊष्मा का सुचालक है। यहाँ पर चलेंगे जरा नॉन मेटल के अंदर में। नॉन मेटल में हमने यहाँ पर देखा था, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं ना जो नॉन मेटल होते हैं, इसका अपवाद लिखेंगे जरा, इसका अपवाद। तो दूसरा अपवाद लिखेंगे हीरा अधातु होते हुए, अधातु होते हुए ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा मतलब हीट का सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। करेक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और अपवाद, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए, जो ग्रेफाइट हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका अधातु होते हुए या नॉन मेटल होते हुए अगर आप चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके जो नॉन मेटल होते हुए भी आपका सुचालक है, लिखेंगे नॉन मेटल होते हुए भी सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हीरा अधातु होते हुए ऊष्मा का सुचालक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी आपका सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, अपवाद। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम चलेंगे जरा नेक्स्ट एक पॉइंट, एक दो पॉइंट और करते हैं। क्वथनांक बिंदु के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्वथनांक बिंदु यानी कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जनरली मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होगा, सोडियम और पोटेशियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, ये धातु के अंदर अपवाद है। और नॉन मेटल के अंदर में जो हीरा है उसका आपके पास में, हीरे का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़रा, हीरा अधातु होते हुए भी, हीरा का क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हीरा का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। करेक्ट है। और इसके बाद अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा आपका, जो कि आप मेटल है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसके अंदर आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं जहाँ अपवाद मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर देखेंगे ज़रा, ये है। इस अपवाद के अंदर में एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि सोडियम और पोटेशियम बहुत कम
जो है सोडियम और पोटेशियम का क्वथनांक बिंदु, सोडियम और पोटेशियम का और पोटेशियम का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत कम होता है। करेक्ट है। तो ये सारी चीजें, तो एक काम करते हैं जरा, जो मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था एक बार ध्यान से समझते हैं जरा। जैसा कि अभी हमने देखा था, इसमें ज़रा देखेंगे, हमने ये समझा कि भैया जो प्योर सब्सटेंस है यानी जो शुद्ध पदार्थ थे, उनके अंदर में हमने डिस्क्राइब किया एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व, ये कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक, और इसके एलिमेंट के आगे हो गया मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि भैया देखो मेटल जो हो जाएंगे जनरली आपके पास क्या हो जाएंगे, सॉलिड। एक्सेप्शन कौन सा हो गया आपके पास, मरकरी, जो कि धातु होते हुए भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि थर्मामीटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा के और विद्युत के ये आपके सुचालक होते हैं, और ये कहीं ना कहीं किस रीजन की वजह से वो भी मैंने बता दिया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में धातुओं के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अच्छी खासी मात्रा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आसानी से जो दे देते हैं, या तो आप आसानी से किसी बाहरी वाले कोई एटम है जिसके साथ में आपने उनसे आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स आपने ले लिए, करेक्ट है। जो भी आपके पास में जो नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक्सेप्टर कहलाते हैं। लेकिन जो धातु होती है, ये क्या होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बिकॉज दे डू हैव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, जो बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे, आम भाषा में अगर आपको समझना है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं। काम खत्म, आगे बढ़ेंगे। जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, ये जो आपके पास में मेटल्स हैं, मेटल जो होते हैं वो मेलेबल भी होंगे, आघात वर्धनीयता होती है, उनको पीट पीट के चादर में आप बना सकते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी तन्यता होती है, उनको तारों में खींच सकते हैं। सोना जो होगा वो सबसे ज्यादा मेलेबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सोना जो है वो पत्थरों के अंदर, चट्टानों चट्टानों के अंदर में पत्थर जैसा पाया जाएगा, फिर पिघलाया जाएगा, अलग अलग खांचों में डाला जाएगा, पतले पतले तार बनाने वो भी बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेलेबल डक्टाइल कौन हो जाएगा आपका, सोना हो जाएगा। ये तो हो गई प्रॉपर्टी में। क्या चमकदार होते हैं? बिल्कुल चमकदार होते हैं। चांदी जो है वो आपका बहुत वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत का सुचालक है, लेकिन फिर भी तारों में यूज नहीं कर सकते क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा है। फिर उसके बाद अगर हम चलेंगे जरा, क्या जो है मेटल्स जो होते हैं क्या वो सोनोरस होते हैं? क्या क्या उनसे आवाज आती है? हाँ, मंदिर का जो घंटा होगा उनको बजाएंगे उनसे आवाज आती है, करेक्ट है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं मेटल में मिल जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंटर्स थे वो हमने यहाँ पर लिखवा दिए। इसके बाद हमने देखा, इसके एक्सेप्शन में मरकरी वाला लिखवा दिया था मैंने, सोना चांदी जो है एल्यूमिनियम, ये सब एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे आपको मेटल के। ये अपवाद को मैं केवल इस ब्रैकेट में डाल देती हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पर, ये भी एक अपवाद है जो मैंने यहाँ पर किया कि सामान्यतः जो होते हैं, अगर आप धातु जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये होते हैं आपके ठोस में, लेकिन सोडियम पोटेशियम इतने नरम है कि चाकू से आप इनको काट सकते हो। दूसरा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है, वो बहुत कम होगा। फिर उसके बाद सोना सबसे अच्छा, ये कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये बनते हैं कि भैया आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा कि सोना जो है मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी होगी, और इसके अलावा डक्टिलिटी होगी, पतले पतले तारों में खींच सकते हैं। फिर हमने बात करी नॉन मेटल के बारे में, अधातुओं के बारे में। अधातु जो होंगे ब्रिटल होंगे, सॉफ्ट होंगे। अब इसका एक इसके अपवाद भी हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल जनरली जो है वो सॉफ्ट होते हैं, फिर ब्रिटल भी होते हैं, आसानी से टूट जाएंगे, जैसे चौक पे प्रेशर डालोगे वो टूट जाएगा, जैसे ब्रिटल होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सनमाइका है, वो आप देखेंगे बहुत आसानी से टूट जाएगा। फिर उसके बाद ना ये आपके विद्युत और ऊष्मा के जो है आपके ये कुचालक होते हैं, एक्सेप्शन अपवाद इनके भी एग्जिस्ट करता है। ये जो है वो आपके शाइन नहीं करेंगे, इसका भी एक अपवाद एग्जिस्ट करता है, वो भी मैं बता दूंगी अभी आपको। सोनोरस नहीं है, आवाज नहीं उत्पन्न करेंगे, और साथ के साथ में चमकदार नहीं होंगे, इसका भी अपवाद अभी मैं बताती हूँ आपको। तो हाल फिलहाल जनरल में अगर आप देखा जाए, ब्रिटल इन नेचर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना इनकी तन्यता है, ना ही इनमें आघात वर्धनीयता है, ना ही ये ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अधातुएं समान तापमान पर तीनों अवस्था में पाई जाती है, ये भी हमने प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ठोस में कौन होगा, द्रव में कौन होगा, गैस में कौन होगा। आगे
अब अपवाद में आयोडीन जो है वो चमकीला अधातु है। जनरली जो है वो आपके अधातु यानी जो नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी नहीं माने जाते, लेकिन इसका अपवाद क्या है, आयोडीन। फिर आता है कि जनरली जो है आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी हीरा अधातु होते हुए भी ऊष्मा का सुचालक हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक अपवाद है। मैक्सिमम पेपरों में ये वाला सवाल जो है वो पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अपवाद जरूर पूछते हैं। फिर हीरा का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें थी कहीं ना कहीं ये हमने अपवाद का जो पॉइंटर्स था, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम बात करते हैं जरा नेक्स्ट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड के बारे में जरा हम बात करेंगे कि आप ये बताइए कि जो आपका है उपधातु जो है उनके बारे में जरा बताना है, या सेमी मेटल्स या जो मेटलॉइड होते हैं जरा उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो वे तत्व जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु। लिखेंगे जरा, मेटलॉइड या फिर उपधातु। तो यहां पर लिखेंगे जरा उपधातु या मेटलॉइड के अंदर में लिखेंगे कि वे तत्व, लिखेंगे जरा, वे तत्व जिनमें, वे तत्व जिनमें पाए जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे तत्व जिनके अंदर में धातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। इनके अंदर दोनों के ही लक्षण जो है वो कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा, वो क्या हो जाएंगे आपके उपधातु। अब अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जरा, उदाहरण में लिखिएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन आर्सेनिक, उदाहरण सिलिकॉन और आर्सेनिक, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके मेटलॉइड या फिर आपके अधातु के उपधातु के आपके एग्जाम्पल। कंपाउंड में ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि कंपाउंड क्या होते हैं। अब एक काम कर सकते हैं हम इसमें आगे चलकर हम ये इसमें लिख सकते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक बारी समझ सकते हैं। कंपाउंड में हमने देखा था कि आप कंपाउंड के अंदर में तत्वों के मेल से यौगिक का निर्माण होगा, यौगिक का संगठन जो है वो स्थायी होता है, यौगिक के अव्यय का अलग अलग गुणधर्म जो है वो समाप्त कर पूरी तरीके से भिन्न गुणधर्म वाला जो है पदार्थ बन जाता है, ये हमने कंपाउंड में डिस्कस किया था। लेकिन मिक्सचर के अंदर में हमने डिस्कस किया था कि मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म मिश्रण में ही कहीं ना कहीं मिश्रण में भी पृथक पृथक रहते हैं, ये आपके पास मिक्सचर के अंदर में है। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जरा, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब यहां पर आप लिखेंगे मिक्सचर, यानी ये हो जाएगा आपका मिश्रण, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड, यानी यौगिक। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा कंपाउंड, ये हो जाएगा मिक्सचर। और ये कहाँ से आया जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा अगर यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये मैंने आप लोगों को जो समझाया था, यहाँ देखो जरा, ये वाला दिख रहा है क्या, ये चार्ट आपको दिख रहा है, मैंने आपको समझाया था। मैटर के अंदर में हमने ये सब देखा था, फिजिकल भौतिक वर्गीकरण, केमिकल वर्गीकरण, प्योर और मिक्सचर। प्योर के अंदर में हमने देखा था एलिमेंट और कंपाउंड हमने देखा था, यानी ये कंपाउंड जो है प्योरिटी के अंदर में है। H2O क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। अब H2O में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको अलग से पानी के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन केमिकल प्रोसेस से आप दोनों को अलग अलग एटलीस्ट आप कर सकते हो। ये जो मिक्सचर है यानी जो मिश्रण है, इसमें आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आता है, नींबू चीनी पानी वाला होमोजीनियस हो गया, और जो हेट्रोजीनियस है वो बालू और पानी वाला जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब इन्हीं के बारे में जो अंतर है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो चलते हैं जरा मिक्सचर और कंपाउंड की तरफ जरा हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है जरा वो लिखिएगा
कि तत्व और यौगिक के मेल से मिश्रण का निर्माण होता है। तत्व और यौगिक से, तत्व, तत्व का मतलब हो गया एलिमेंट, और यौगिक ये हो गया आपका कंपाउंड के मिश्रण से, तत्व और यौगिक के, मैंने आपको बताया कि मेल से मिश्रण का निर्माण होता है, के मेल से मिश्रण का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निर्माण होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जरा, कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में। तत्वों के मेल से यौगिक का निर्माण होता है, यानी एलिमेंट अगर मिलेंगे यहां पर, तत्वों के निर्माण, तत्वों के मेल से यौगिक का निर्माण होता है। तत्वों के मेल से का निर्माण होता है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि तत्व और यौगिक के मेल से, एलिमेंट और कंपाउंड के मिश्रण से इसका निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड में कौन मिलेगा आपका? केवल तत्व मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे, जैसे H2O का हमने देखा था, तो आपको ये मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, मिश्रण का संगठन जो है परिवर्तनीय है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मिश्रण का संगठन जो है, यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण का संगठन जब ये मिलेगा, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखेंगे जरा, संगठन परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, यहाँ पर लिखेंगे जरा, ये अस्थाई हो जाएगा। तो लिखेंगे यौगिक का संगठन अस्थाई होता है, यौगिक का संगठन अस्थाई होता है। है ना, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलेंगे जरा, मिश्रण में उपस्थित, जैसा मैं अभी, आप, एक पॉइंट था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिश्रण में उपस्थित घटों के गुणधर्म मिश्रण में भी कहीं ना कहीं वो पृथक पृथक ही रहते, नींबू, चीनी, पानी, इस तरीके से आपको पता चलेगा। लेकिन यौगिक में उसके अवयव का अलग अलग गुणधर्म समाप्त होकर पूरी तरीके से भिन्न गुणधर्म, जैसे हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, इन दोनों की जो भी क्वालिटीज होंगी, जब ये यौगिक बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे, तो अपना हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही भूल जाएंगे, और ये आपका बन जाएगा आपका H2O, यानी कि ये कंपाउंड बनेगा। तो लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिश्रण में उपस्थित घटकों के, मिश्रण में उपस्थित, मिश्रण में उपस्थित घटकों के, यहां पर लिखेंगे जरा पॉइंट लिखेंगे, मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म मिश्रण में भी, गुणधर्म मिश्रण में भी, जैसे वो मिक्स हो जाएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो गुणधर्म है वो कहीं ना कहीं पृथक दिखेंगे। गुणधर्म में भी, यहाँ घटकों के गुणधर्म मिश्रण में भी पृथक 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 रहते हैं। और यहाँ पर अगर यौगिक में अगर आप चले जाओगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर हमें लिखते हैं कि यौगिक में उसके अवयव का अलग अलग, यौगिक में उसके अवयव का गुणधर्म, जो भी यहाँ पर उनके गुणधर्म होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर लिखेंगे जो अभी अवयव होंगे उनके अवयवों का अलग अलग गुणधर्म का अलग अलग तो यौगिक में उसके अवयव का अलग अलग जो भी गुणधर्म होगा, अलग अलग गुणधर्म समाप्त कर पूरी तरीके से, समाप्त कर समाप्त करके, यहाँ पर समाप्त करके क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा, भिन्न, हाँ, समाप्त करके पूरी तरीके से, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ
वाला पदार्थ निर्मित होगा। करेक्ट है। तो ये सारे पॉइंटर्स है जो आपको मिल जाएगा, यानी ये आपके पास में मिश्रण हो जाएगा, ये आपके पास कंपाउंड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद अगर हम जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें कि भाई घटकों को भौतिक विधि से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर में, कंपाउंड के अंदर जो है रासायनिक विधि से कहीं ना कहीं आपको अलग करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल आता है कि मिश्रण बनाना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत आसानी से नमक चीनी पानी का घोल आप बना सकते हैं। कंपाउंड के लिए जो है यौगिक बनाना एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। तो ये है कि कहीं ना कहीं इसको ना हम यहाँ पर, ये आपका जो है फिजिकल तरीके से या भौतिक तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये जो कंपाउंड है यहाँ पर केमिकल तरीके से ही करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर लिख देती हूँ भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंज का उदाहरण, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज का उदाहरण, केमिकल चेंज का उदाहरण, यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। करेक्ट है। ये वाला पॉइंट बच्चा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? डन। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो मेन मेन पॉइंटर्स हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब जो मुझे आपके साथ में जरा डिस्कस करना है वो मैं कुछ पॉइंटर्स और डिस्कस कर लेती हूँ। देखो सोल्यूशन के लिए मैंने, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत सोल्यूशन मैंने आपको बता रखा था, और इसके बाद टाइप्स ऑफ जो सोल्यूशन है ना वो मुझे डिस्कस करना, और उसके बाद ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं वो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जरा चलते हैं जरा सोल्यूशन की तरफ। मुझे लगता है शायद सोल्यूशन मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जहां मैं अभी आपसे बात कर रही थी ऑस्मोसिस, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पर थोड़ा बहुत ये था। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, जो सॉल्यूशन है यानी जो विलयन है उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंटर्स जो हमने डिस्कस किया था कि भैया देखो ऐसा है यहाँ पर कि विलयन जो है वो कहीं ना कहीं एक समांग मिश्रण है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे उन्हें हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होंगे उन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। नमक और जल का जो विलयन है वो सॉल्वेंट यानी विलायक पानी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट जो है विलेय आपका नमक हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करा रखा था। अब आइडियली देखेंगे तो विलयन के जो दो मुख्य घटक थे वो भी मैंने बताया। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं। ये भी यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बॉक्स में लिख देती हूँ। सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, जिसके अंदर कोई चीज को मिला रहे हैं, इसको आप विलायक लिख लो। ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। अब इसी के साथ अब एक कई बार क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप ये बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन है वो बता दीजिए कि डाइल्यूट कब हो जाएगा, जब विलयन में यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी कम होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। और जब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा बन जाती है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। कुछ सिर्फ ऐसी होती है, जैसे H2SO4 आपने देखा होगा, एक जगह डाइल्यूट यूज़ करते हैं और एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे जो डाइल्यूट हो जाएगा जब सॉल्यूट की जो मात्रा है कहीं ना कहीं वो आपकी कम हो जाएगी, तब बोलते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मुझे समझाना था। और दूसरे बात, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़रा वो मैं समझाना है। तो मैं एक काम करती हूँ, इस सोल्यूशन को मैं यहाँ से निकालती हूँ और हम नीचे की तरफ ज़रा हम चलेंगे ज़रा यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ डिस्कस करना है। तो ज़रा इसको थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे आपसे डिस्कस करना ही था इसके बारे में। तो चलते ज़रा अधातुएं और नीचे लेकर आएंगे। है ना, तो ये हो गया आपके पास में सॉल्यूशन हो गया। अब अगर चलते हैं ज़रा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे ज़रा। विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ज़रा लिख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन।
जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, यानी हिंदी में हम इसको लिख देंगे जरा, लिखेंगे जरा, विलयन की सांद्रता, विलयन की, करेक्ट है, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इसमें जरा ध्यान से समझिएगा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि विलयन में विलय की मात्रा, लिखेंगे जरा, यदि विलयन में विलय की मात्रा, यदि विलयन में विलय की मात्रा, जो सोल्यूट की मात्रा, अगर आप देखेंगे सोल्यूट की मात्रा कम हो, कम हो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर अगर आपके पास में विलयन के अंदर में सॉल्वेंट में विलय की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि इसको हम तनु जो है आपका वो बोलेंगे, तनु विलयन बोलते हैं इसको, तनु विलयन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि तनु विलयन बोलते हैं। आगे चलेंगे, जब विलय की अधिकता हो जाए, जब, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जब विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब विलयन या सॉल्वेंट में विलय की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है जनरली वो बोला जाता है, यानी कि सांद्र विलयन बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में। तो ये हो गया विलयन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये दो चीज़ें जो है, डाइल्यूट हमें समझ में आ गया, यानी तनु विलयन समझ में आ गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास में, सांद्र विलयन या कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ से समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है। तो नेक्स्ट चलेंगे जरा विलयन के लिए, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं जरा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे विलयन के प्रकार। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा मिल जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड में आ जाएगा संतृप्त विलयन और दूसरे में आ जाएगा असंतृप्त विलयन। तो लिखेंगे जरा, संतृप्त, यहाँ पर हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त और असंतृप्त विलयन। सैचुरेटेड, अगर जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर, जैसे आपने देखा होगा जब गेस्ट घर में आते हैं गर्मियों के टाइम पर, तो हम शिकंजी बना के देते हैं। शिकंजी बना के देने में नींबू चीनी पानी जो है ना वो हम मिला के देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा इसके अंदर में कि वो जो है नींबू जो है वो भी कहीं ना कहीं घुल रहा है, और साथ के साथ में आपका जो चीनी और नमक है वो भी घुल रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, चीनी आप मिलाते जाइए सेम लेवल पानी में मिलाते जाइए, एक टाइम आएगा चीनी बोलेगा भैया बस, अब तुम कितना भी वो कर लो, चम्मच से हिलाते रहोगे मैं नहीं घुलूंगा। तो वो कौन सा वाला हो जाएगा, वो सैचुरेटेड वाले में आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे ज़रा, मैंने अभी आपको बताया
सैचुरेटेड जो लिखा था मैंने, एक तो सैचुरेटेड लिखा और एक अनसैचुरेटेड है। पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, पहले वो लिखते हैं जरा, असंतृप्त विलयन। यहाँ लिखेंगे जरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन के बारे में जरा हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब नमक चीनी पानी मिलाते जाएंगे, ये घुलता हुआ चला जाएगा। ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन यहाँ पर लिखेंगे ऐसा विलयन जो किसी निश्चित ताप पर, जिसमें किसी निश्चित ताप पर, जिसमें किसी निश्चित, यहाँ पर चलेंगे जरा, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जो किसी न किसी निश्चित ताप पर, लिखेंगे जरा निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक मात्रा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, घोली जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट बच्चा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके बाद से नेक्स्ट है, अगर हम आगे चलेंगे जरा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये कह देगा, चीनी कह देगा भैया देखो ऐसा है, बस हो गया इतना, मैं और ज़्यादा नहीं घुल सकता, इससे ज़्यादा मत घुलाओ। तो ऐसा विलयन जिसमें, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ लिखेंगे ज़रा, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, कोई भी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, यानी पर अब इसमें और ज़्यादा आप नहीं घोल सकते, तो ना घोली जा सके, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। लिखेंगे ज़रा, अर्थात ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, यानी ऐसा सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर में, अगर हम चलेंगे ज़रा, इसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की यहाँ पर चलेंगे ज़रा, विलेय पदार्थ की अधिकतम, आगे चलेंगे ज़रा, अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, मात्रा विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो है वो घुली हुई हो, आगे चलेंगे ज़रा, उसको हम संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन है ना। तो ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था जो हमने आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो एक बारी अगर आप देखेंगे, क्विक रिव्यू करेंगे इसके, जो इंपॉर्टेंट और भी अगर लगता होगा कि आप लोगों को और मटेरियल चाहिए होगा, वो मैं हैंड आउट में आप लोगों को ज़रूर दिलवाऊंगी। तो ज़रा आप देखेंगे, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, जो क्लासिफिकेशन था वो देखा, सॉलिड लिक्विड गैस देख लिया, इसके अलावा आपके पास में जो गैस है वो हमने देख लिया, फिर आपके पास में यहाँ पर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर पदार्थों के कण के अभिलाक्षिक गुण हमने देख लिए थे, और इसके बाद से मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, कथनांक, सब्लिमेशन, उदरपातन, दाब परिवर्तन पर प्रभाव, ये हमने देख लिया था। कैसे चेंज ऑफ स्टेट होंगे, इवापोरेशन, वाष्पीकरण, वो हमने देखा। रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, कंपाउंड हमने देख लिया।
फिर उसके बाद से इनके बीच में हमने इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं वो हमने पढ़ा था, समांगी, विषमांग या असमांग मिश्रण, सेपरेशन हम कैसे करेंगे वो हमने देख लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आपको ये बताया ज़रा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर कि ये चार्ट बनाया, प्योर सब्सटेंस, धातु, अधातु, इनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। इसके बाद अगर आप जाएंगे मेटलॉइड, उनके बारे में मैंने बता दिया, कौन सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलयन, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैप्टर आपने कभी भी कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा हो, एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से आपको ज़रूर मिला होगा। तो मैं इसके और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो मुझे लगते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे वो मैं आपको हैंड आउट में दिलवा दूंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।